वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी। इनके लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और 3 राष्ट्रीय आयोग हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये 3 आर्टिकल से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 338, 338A और 338B, ये 3 कमीशन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनके विषय में चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम इन प्रावधानों के विषय में जानेंगे और NCSC और NCST 2 कमीशन की बात हम इस क्लास में करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे संविधान में SC और ST के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें, सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना का जिक्र करें प्रियम्बल में, तो क्या कहा गया है। प्रस्तावना में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सभी के लिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 न्याय कहे गए हैं। वो कौन कौन से हैं। एक कहा गया है कि सामाजिक न्याय आपको मिलेगा, सामाजिक, एक आर्थिक बताया गया है और एक राजनीतिक। ये तीनों क्या हैं, ये न्याय हैं। हमारी प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय करने की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जब हम यहाँ पे राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक पदों पर पहुँचने का समान अधिकार होगा, यानी सबको मौका मिलेगा पहुँचने का। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, या MP, MLA या जो भी राजनीतिक पद होते हैं, इन पदों पर हर व्यक्ति के पास मौका है कि वो जा सकता है। लेकिन हमारे देश में आप देखते हो कि जो ऊपर हमने टर्म्स लिखे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये लोग जो है शुरुआत से ही पिछड़े रहे, शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो इनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कई जगह पर आरक्षण की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे तो राजनीतिक न्याय के लिए इन वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि राजनीतिक पदों पर ये लोग पहुंच सकें और बराबरी हासिल कर सकें। तो वो क्या प्रावधान है। यहाँ पर हम आरक्षण पे क्लास नहीं करने जा रहे हैं। आरक्षण पे जो लोक सेवाओं में आरक्षण है, यानी सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों पर जाने के लिए लोक नियोजन में जो आरक्षण मिलता है, उस पर हम पहले ही मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे थे तो हमने एक पूरी विस्तृत क्लास की थी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत उपयोगी क्लास होगी आपके लिए। यहाँ पर हम जो विशेष प्रावधानों की बात करने जा रहे हैं वो विशेष करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए हैं, यानी आप इसे राजनीतिक आरक्षण कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो प्रावधान किए गए हैं विशेष वो क्या हैं, पहले उनको हम समझें। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है आर्टिकल 330। ये जो विशेष प्रावधान हैं ये संविधान के भाग 16 में दिए गए हैं, यानी भाग 16 में। और यहाँ पे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 330 से स्टार्ट होता है और 342 का तक ये है। 330 में देखो, सभी आर्टिकल नहीं जानने हैं लेकिन कुछ आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने ये 3 आर्टिकल आपको लिखे हैं, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी जो हम आर्टिकल आपको बताएंगे वो आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपको। आर्टिकल 330 क्या प्रावधान करता है, ये SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कौन होगा, इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये भी हम आपको भी लिखवा देंगे कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं और संसद इसमें किस प्रकार से जातियों को घटा बढ़ा सकती है, वो संसद की पावर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 330 क्या कहता है। आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में, यानी सेंटर की बात हो रही है, लोकसभा में SC और ST दोनों के लिए प्रावधान करता है
एससी के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है, सीटों का आरक्षण। अब देखिए, ये आरक्षण सरकारी नौकरियों के लिए नहीं है, ये आरक्षण लोकसभा में सीटों के लिए है। और ये किस लिए है? ताकि राजनीतिक न्याय मिल सके। जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग जो एससी हैं, एसटी हैं, उनको भी राजनीतिक पदों पर पहुंचने के लिए एक मौका मिल सके, वो बराबर आ सकें। तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। तो इसका आधार क्या होगा? ये जनसंख्या के अनुपात में होगा। कैसे होगा? ये जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की जाएंगी, या बिहार में या मध्य प्रदेश में, वह उस प्रदेश की जनसंख्या में उनका कितना प्रतिशत है, इस आधार पर निकाला जाएगा। तो ये लोकसभा में करता है व्यवस्था। इसके बाद जस्ट लाइन से आर्टिकल हैं और उनका आपको एक क्रम से ही याद रखना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। 331, अभी लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा में एक और प्रावधान था जो अब हटा दिया गया है, लेकिन अभी ताज़ा मामला है, इसीलिए आपको ये याद भी रखना है। आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति को एक पावर देता है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं यदि उचित समझें, यदि उचित समझें। यानी उचित समझने का मतलब है यदि उनको लगता है कि एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में तो। लेकिन ये अब नहीं है प्रावधान, फिर भी आपको ये जानना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान था, जिसको अभी जल्दी ही 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया। तो इसको आप यहीं पे लिखेंगे, यह प्रावधान 104वें संशोधन से हटा दिया गया है, से समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये अब आपको आगे नहीं अप्लाई करना है। अब इसके बाद में आर्टिकल 332 क्या कहता है? अब देखिए, लोकसभा की बात हो गई, अब सेम यही चीज़ विधानसभा के लिए रिपीट होगी आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333 में। यहाँ पर विधानसभा के लिए कहा गया है कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण होगा एससी के लिए और एसटी के लिए। एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। और ये भी हमने बताया कि ये भी जो है जनसंख्या के अनुपात में ही होगा। और यही चीज़ जो एंग्लो इंडियंस के लिए है वो विधानसभा में भी थी पहले। आर्टिकल 333 देखिए, बिल्कुल लाइन से है, आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। 330 31 2 लोकसभा के लिए हैं, 32 और 33 विधानसभा के लिए हैं। तो ये भी जो है यहाँ पर राज्यपाल को पावर दी गई थी कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। और ये भी जो है यदि उचित समझें, यहाँ पर ये चीज़ लागू है, यानी यदि उन्हें लगता है कि नहीं है तो कर सकते हैं। और यह प्रावधान भी समाप्त हो गया। ये भी क्या हो गया है? ये भी अब समाप्त हो गया है। समाप्त कब से समाप्त हो गया है? 104वां संशोधन। अभी इसको हम डिटेल में करा देंगे 104वां संशोधन है क्या। तो एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में जो 2 सीटें रहती थीं और विधानसभा में 1 सीट रहती थी, वह प्रावधान अब 2020 से नहीं है। तो ये 2 आर्टिकल अब आपको आगे अप्लाई नहीं करने हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। तो अब क्या, कैसे आरक्षण है? राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए है। ओबीसी के लिए आप नोट करके लिखें, लोकसभा और विधानसभा में
ओबीसी के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटों का आरक्षण नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ एससी और एसटी के लिए ही सीटों का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। जब हम पंचायती राज सिस्टम को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकता था, यदि सरकार चाहे, यदि विधायिका चाहे तो कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में आप देख रहे हो सिर्फ एससी और एसटी के लिए ही सीटों का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे गौर करने वाली चीज़ है इन चारों ही आर्टिकल पर, वो इसका जस्ट अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 334 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 334 ही इन सबको डिसाइड करेगा। क्या चीज़ इसमें दी गई है ऐसी, उसको ज़रा देखिए। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इस राजनीतिक आरक्षण को यानी प्रतिनिधित्व का जो ये आरक्षण है, सीटों का रिजर्वेशन है, इसको 10 वर्ष के लिए कहा गया था। और यही प्रावधान आर्टिकल 334 में है। आर्टिकल 334 क्या कहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से यह आरक्षण डिसाइड होगा। आर्टिकल 334, इसमें समय सीमा दी गई है, यानी कि जो सीटों का आरक्षण है, ये जो सीटों का आरक्षण है, आपने देखा कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 330 में आपने देखा, और आर्टिकल 331 में देखा, आर्टिकल 332 में देखा, और आर्टिकल 333 में देखा आपने। ये आपने 4 आर्टिकल अभी पढ़े, इसमें सीटों का रिजर्वेशन बताया गया था। हालांकि 331 और 333 अब समाप्त किए जा चुके हैं, लेकिन वो अभी हम संशोधन बताएंगे कैसे इनको हटा दिया गया। तो ये कितने वर्ष के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था, तो यहाँ पर समय सीमा बताई गई थी। समय सीमा प्रारंभ में, यानी संविधान के प्रारंभ में क्या व्यवस्था की गई थी हमारे मूल संविधान में, तो देखिए मूल संविधान में क्या प्रावधान किया गया था। संविधान में जो है, संविधान के शुरुआत से, देखो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, संविधान के प्रारंभ से, जिस तारीख से संविधान प्रारंभ हुआ उस तारीख से 10 वर्ष के लिए, केवल 10 वर्ष के लिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, और ये सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए था, यानी कि ये 1960 में समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन इसको बार बार संविधान में संशोधन करके 10-10 वर्ष करके बढ़ाया जाता रहा, और 70 वर्ष तक बढ़ा दिया गया इन सभी के लिए। तो इस समय को, ये भी आप लिख लें कि इस समय को बार बार बढ़ाया गया, बार बार बढ़ाया गया, और कितना कर दिया गया, इसको अब कर दिया गया है 80 वर्ष। संशोधन अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, उससे यह जो है 80 वर्ष के लिए, ये 10 की जगह 80 वर्ष कर दिया गया है। तो यहीं पर हम 104वां संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेंगे। 104वां संविधान संशोधन, हर बार संविधान संशोधन किया गया है और 10-10 वर्ष करके इसको बढ़ाते रहे हैं, और फाइनली जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, उससे यह जो 10 वर्ष समय था इसको बढ़ा के 80 वर्ष कर दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें देखिए SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण यानी कि कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 330 की बात कर रहा है और 332 की बात कर रहा है। 330 में लोकसभा के लिए और 332 में विधानसभा के लिए SC और ST के सीटों का रिजर्वेशन है। तो SC ST के लिए सीटों का आरक्षण यानी कि आर्टिकल
330 और 332। ये याद रखिएगा, ऐसा मत समझ लेना 330 एससी के लिए है, 332 एसटी के लिए है, ऐसा नहीं है। दोनों एससी एसटी के लिए हैं। ये लोकसभा में और ये विधानसभा की बात करता है एससी एसटी के लिए। तो एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दोनों जगह। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक। पहले ये 10 वर्ष के लिए कहा गया, फिर 20 वर्ष के लिए कहा गया, फिर अभी जब ये संशोधन किया गया इसके पहले था 70 वर्ष के लिए। 70 वर्ष का मतलब है 1950 से 70 जोड़ दो तो 2020 तक के लिए था। अब कर दिया गया 80 वर्ष, तो 2030 तक के लिए हो गया। यानी कि इसको आप कह सकते हो 2030 तक। 80 का मतलब है 1950 में 80 जोड़ोगे तो 2030 तक के लिए ये आरक्षण है। लेकिन यहाँ पर देखो एंग्लो इंडियंस की बात नहीं की। ऊपर जो ये था अभी एंग्लो इंडियंस के लिए भी था, लेकिन 104वें संशोधन में एंग्लो इंडियंस की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई। इसका मतलब है कि ये दो प्रावधान जो है समाप्त हो गए। अब यहीं पे लिखेंगे अगला पॉइंट कि एंग्लो इंडियंस के सीटों का आरक्षण जो दो मनोनीत होती थी लोकसभा में और एक विधानसभा में, 70 वर्ष तक ही रखा गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी कि 70 वर्ष का मतलब है 1950 में संविधान चालू हुआ तो 70 जोड़ेंगे 2020 आएगा, तो ये 2020 तक इसका मतलब हुआ, आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब है कि अब समाप्त कर दिया गया। आगे जो है लोकसभा में 2 सीटें जो मनोनीत की जाती थी उनकी आवश्यकता नहीं है। विधानसभा में जो 1 सीट एंग्लो इंडियंस को मिलती थी उसकी आवश्यकता नहीं है। सभी सीटें अब जो है निर्वाचित भरी जाएंगी। तो ये है 104वां संशोधन। तो सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे यहाँ कुछ सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई थी जो इन आर्टिकल्स में है। 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए, 331 में एंग्लो इंडियंस लोकसभा में, 332 में विधानसभा में एससी एसटी और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियंस। और यह प्रावधान शुरुआत में 10 वर्ष के लिए सबके लिए किया गया था और सभी के लिए 10-10 वर्ष करके बढ़ाते हुए इसको 70 वर्ष तक किया गया। बार बार बढ़ाया गया, 70 वर्ष तक कर दिया गया था। फिर 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में और 26 जनवरी 2020 जो कि समय सीमा पूरी हो रही थी 70 वर्ष वाली, एससी एसटी के लिए तो 10 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया और कर दिया गया 80 वर्ष तक। ये 10 वर्ष बढ़ाया गया है, 70 तो पहले था ही। एंग्लो इंडियंस के सीटों का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, केवल 70 पर ही रोक दिया गया है। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष पुनः बढ़ाया, तब ये जो है संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक हो गया। तो ये है। अब इसका मतलब ये है कि 2030 में जब ये 80 वर्ष वाला समय सीमा समाप्त हो जाएगा तब फिर से इस पे जो है संसद विचार करेगी कि ये जो आर्टिकल 330 और 332 अभी बचे हुए हैं इन पर आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये आगे जो है विधायिका निर्णय लेगी। तो ये आर्टिकल 334 समय सीमा डिसाइड करता है। अब इसके बाद में एक आर्टिकल और आपको जानना है क्योंकि वो भी आरक्षण से ही रिलेटेड है, वो है अगला नंबर आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 जो है कुछ चीज़ें आपको स्पेशल बताएगा ताकि आप उसे सामंजस्य बिठा सकें। देखिए आर्टिकल 335, अभी तक हमने राजनीतिक आरक्षण की बात की। आपको पता है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के द्वारा जो कर्मचारी भरे जाते हैं
उनमें भी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल 335 ये कहता है कि प्रशासनिक दक्षता का ख्याल जरूर रखा जाए। यहाँ पे कहता है कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और जो राज्यों के पीएससी होते हैं यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग, ये जो भर्ती करते हैं कि जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों में प्रशासनिक दक्षता का ख्याल रखा जाए, प्रशासनिक दक्षता का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि एससी एसटी इत्यादि को जो आरक्षण वहाँ दिया जाता है, वहाँ पर उसको देते वक्त प्रशासनिक दक्षता का भी ख्याल रखा जाए। यानी कि ऐसा न हो कि सीटें भरने के चक्कर में आप ऐसे लोगों को भर लें जो दक्ष न हो, निपुण न हो, स्किल्ड ना हो। यानी कि उसमें इन चीज़ों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी की भर्ती में। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अपवाद ये है, यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं, दो चीज़ों की छूट है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि जो अहर्ता के अंक हैं, यानी जिसको आप बोलते हो कि मेरिट कट ऑफ, जो अहर्ता के अंक हैं उनमें जो है छूट दी जा सकती है। अहर्ता के अंकों में छूट दे सकते हैं नियुक्ति के मामले में। और जब प्रोन्नति होती है तो मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन में भी कुछ छूट दी जा सकती है। मूल्यांकन में छूट प्रोन्नति के समय, प्रोन्नति में, यानी कि आप देखते हो कि जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में भी जिनको आरक्षण है उनको छूट मिलती है कि आपका प्रमोशन की शर्तें जो हैं वो कुछ कम रहती हैं। तो इनको आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एससी एसटी के लिए लोकसभा विधानसभा में क्या रिजर्वेशन है और आर्टिकल 335 और 334 को हमने समझा। अब हम 3 आर्टिकल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण देख रहे हैं, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी। ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोगों की बात करते हैं। इसी के बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के जो है हितों की रक्षा के लिए है, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल 338 ए में एनसीएसटी है, और ये पिछड़ा वर्ग के लिए उसके लिए प्रावधान है। तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, क्या इनकी संरचना है और इनके कार्य क्या हैं। तो थोड़ा सा पहले हम एक साथ पढ़ेंगे इन दो को, जो ऊपर वाले दो हैं इनको हम आज ही क्लास में साथ में पढ़ेंगे और इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसको हम साथ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनका उदय ही एक साथ हुआ है, यानी कि पहले ये दोनों एक ही में हुआ करते थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ये हुआ करता था, बाद में 2004 में ये अलग अलग 2 संस्थाएं निकल करके आ गई। तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। इसका इतिहास भी एक है और इसका लगभग में संरचना और सब कुछ कार्य वगैरह समान है, तो इसको एक साथ में हम डिस्कस करेंगे। पिछड़ा वर्ग को हम अलग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रावधान संशोधन के द्वारा बाद में जो है संवैधानिक संस्था के रूप में आया है। पहले ये जो है और प्रकार से एक संविधिक संस्था के रूप में इसका जन्म हुआ था, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री भी बिल्कुल अलग है, तो इसे अलग पढ़ेंगे। तो चलिए हम इन दो पे बात करते हैं पहले। तो इससे पहले हम इन आयोगों के विषय में पढ़ें। चलिए जान लेते हैं कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का निर्धारण कौन करता है, यानी कि कौन सी जातियां इस समूह में आएंगी, इसका निर्धारण कौन करता है। तो देखिए, इसका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति। जो एससी हैं और एसटी, इसमें जो है कौन सी जातियां आएंगी, कौन होगा एससी एसटी में, कौन मूल वंश के लोग, किस जाति के लोग या किस जातियों में से कितना समूह कितना वर्ग आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा,
ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो यह पावर राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत संविधान में मिलती है? तो इसमें 2 आर्टिकल हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल है 341 और आर्टिकल है 342। इसमें एससी के विषय में बताया गया है और इसमें एसटी के विषय में बताया गया है। जब हम संविधान की परिभाषाओं की बात करते हैं, यानी कि हम अनुच्छेद 366 की बात अगर करें, 366 में सभी परिभाषाएं दी गई हैं। तो वहाँ पर भी एससी और एसटी की परिभाषा ये दी गई है कि जो है 341 आर्टिकल के तहत और 342 आर्टिकल के तहत जिनको राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि यह जाति या इस समूह का इतना वर्ग जो है, यानी वो एससी में अंतर्गत आएगा या एसटी के अंतर्गत आएगा, तो वह जातियां एससी और एसटी कही जाती हैं। तो एससी और एसटी की सूची राष्ट्रपति जो बना देते हैं, उसमें संसद को एक पावर है। संसद को पावर क्या है? संसद चाहे तो जो राष्ट्रपति सूची बनाते हैं, यानी कि ये काम राष्ट्रपति के द्वारा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी जाति को किसी क्षेत्र विशेष के लिए भी जो है एससी और एसटी श्रेणी में रखा जा सकता है। संसद को एक पावर ये है कि संसद जो राष्ट्रपति की सूची है उसमें संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सूची में जातियों को निकाल सकती है और उसमें नई जातियों को डाल भी सकती है। जातियों को हटा या बढ़ा सकती है। ये संसद को पावर दिया गया है कि जो भी लिस्ट राष्ट्रपति बनाते हैं उसमें जातियों को हटाना और बढ़ाना, ये कार्य संसद को जो है पावर के रूप में दिया गया है। तो इतना आपको और याद रखना है कि इन जातियों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए और आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब हम संसद की पावर पे भी बात कर लें कि लिस्ट में संशोधन संसद कर सकता है। अब हम तीनों आर्टिकल पे बात करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है किस प्रकार से बने और उनका क्या इतिहास रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि एसटी और एससी का जो आरक्षण है वो किस प्रकार से है। आप हमें कमेंट करके एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस समय लोकसभा में जो सीटें हैं उसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये आप कमेंट करके हमें उत्तर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग हैं ये किस प्रकार से बने और इनका क्या इतिहास है। तो चलिए इस पे बात करें। सबसे पहले हम आर्टिकल जो अभी आपको बताए थे 338, मूल संविधान में हमारे यही आर्टिकल था 338। ये क्या कहता था? इसमें कहता था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब हम पूरी क्लास में अनुसूचित जाति के लिए एससी शब्द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम एसटी प्रयोग करेंगे ताकि संक्षिप्त रहे। तो आर्टिकल 338 जो है वो एससी और एसटी के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने की बात करता था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उसको जो है एससी एसटी आयुक्त कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक विशेष अधिकारी यानी एससी और एसटी दोनों की बात की जा रही है। भी आप ध्यान रखिएगा, एससी और एसटी के लिए क्या बात करता था? एक विशेष अधिकारी यानी एक सदस्यीय आयोग की बात की जा रही थी। ये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ये बात करता था आर्टिकल 338। इसके बाद क्या है, 1978 में एक जो है सरकार के आदेश के द्वारा जो है एससी और एसटी के लिए एक आयोग का गठन किया गया 1978 में। ये जो है सरकारी आदेश से था, सरकारी आदेश से यानी सरकार के संकल्प के द्वारा किया गया था, कोई एक्ट लागू नहीं किया गया था। सरकारी आदेश से एससी एसटी आयोग बना।
तो ये जो यहाँ पर सरकारी आदेश से बना था, तो ये किस प्रकार का निकाय हुआ? पहले हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के निकाय जो सरकार के संकल्प या प्रस्ताव से बनते हैं उनको गैर संविधिक निकाय कहा जाता है। ये क्या था? ये था गैर संविधिक, गैर संविधिक था। इसके बाद में अभी देखिए धीरे धीरे हम संवैधानिक निकाय पे पहुंचेंगे। 1990 में एक संशोधन किया गया, 65वां संविधान संशोधन। ये किया गया 1990 में। इसके द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई और ये संवैधानिक निकाय था। यानी कि ये जो शुरू में बना था वो गैर संविधिक था, इसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था। अब जो बनाया गया वो संविधान में संशोधन करके इसको संविधान में जगह दी गई और इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो यहाँ पर क्या लाया गया? यहाँ पे एक राष्ट्रीय SC ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई और ये था संवैधानिक निकाय, यानी इसको संविधान में दर्जा दिया गया आर्टिकल 338 में कि ये राष्ट्रीय SC ST आयोग होगा। अब देखिए SC और ST ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनकी भौगोलिक जो और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं, इनकी समस्याएं भी अलग हैं। तो एक ही आयोग दोनों के लिए, दोनों के हितों की रक्षा के लिए उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता था, इसीलिए इसको अलग अलग करने की ज़रूरत थी। तो 2003 में एक और संविधान संशोधन किया गया 2003 में, वो था 89वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा SC ST आयोग जो था, राष्ट्रीय SC ST आयोग, इसके दो भाग कर दिए गए। अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग बनाया गया और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग बनाया गया। तो मोटे तौर से कहें तो 89वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? दो पृथक आयोग बना दिए गए, दो पृथक आयोग बने जो 2004 से अस्तित्व में आए। और वो दो कौन से थे इसके आगे देखें। पहले जो आर्टिकल 338 था उसमें वही रहा। आर्टिकल 338 में रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि ये आर्टिकल में है। और एक आर्टिकल बढ़ाया गया अलग से, आर्टिकल 338 का या 338 ये, इसका पिछले आर्टिकल से कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल पृथक आर्टिकल है, आर्टिकल 338A। और यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की बात की गई है और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग। यहाँ से दो हो गए और 2004 से ये दोनों पृथक पृथक अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन दोनों ही आयोगों की संरचना लगभग एक समान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो होता है, जैसे कि उसमें अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य जो है वो ST होने चाहिए। इस प्रकार की शर्तों को छोड़ करके बाकी संरचना, सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्तियां, उनकी सेवा शर्तें, वो सब कुछ एक जैसा है दोनों ही आयोगों में। कार्य अलग अलग हैं, तो इसको हम पढ़ने के लिए कार्य को अलग अलग पढ़ लेंगे, संरचना को एक साथ हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपने समझा कि जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में, तो इसका इतिहास साथ में ही शुरू हुआ। आर्टिकल में एक सदस्य यानी कि एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की बात की गई थी। सरकार के आदेश से पहले एक संस्था बनी जो संवैधानिक नहीं थी, वो गैर संविधिक थी, यानी उसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था।
बाद में 65वां जो संविधान संशोधन बना वो दोनों ही के लिए था, दोनों के लिए, एससी और एसटी दोनों के लिए था। उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये आयोग बहुसदस्यीय था। ये आयोग किस प्रकार का था? ये बहुसदस्यीय था। देखो पहले यहाँ पे एक अधिकारी की नियुक्ति करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये बहुसदस्यीय था। इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते थे, क्योंकि काम भी इनका बड़ा था। इसके बाद में चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग करने के लिए सोचा गया और 2003 में एक और संशोधन किया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 2 पृथक आयोग बना दिए। 2 पृथक आयोग बना दिए हैं जो हम आगे बता रहे हैं आपको, और ये दोनों ही 2004 से अपना वर्क कर रहे हैं। 2 पृथक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये दोनों अलग अलग आ गए और ये भी बहुसदस्यीय हैं, लेकिन अब मेंबर की संख्या 5 कर दी गई है। पहले 7 थी, अब इसमें भी 5 सदस्य हैं और इसमें भी 5 सदस्य हैं। तो चलिए इनकी संरचना को हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। संक्षिप्त में इनकी हम संरचना पे बात करेंगे और फिर हम इनके कार्य देखेंगे। दोनों ही निकाय संवैधानिक निकाय हैं और इनके सभी सदस्यों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है NCSC, इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य, 5 सदस्य में अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, प्लस 3 सदस्य होते हैं। ये इसका पूरा गठन है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है यानी NCST, इसमें भी 5 ही सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। और जो हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, पिछड़ा वाला, उसमें भी 5 मेंबर होते हैं। संरचना लगभग एक जैसी ही सबकी। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं इसमें भी। अब इन सब की नियुक्ति चाहे इस आयोग में हो चाहे इस आयोग में हो, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इनकी सेवा शर्तें, इनका कार्यकाल, सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन बात है, तो इसको हम एक साथ यहाँ पे आपको बता रहे हैं, दोनों में आप दर्ज करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति अपने एक मुहरयुक्त आदेश के द्वारा करते हैं, सीलबंद आदेश के द्वारा करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इनकी जो सेवा शर्तें और कार्यकाल हैं वो भी राष्ट्रपति तय करते हैं। सेवा शर्तें, कार्यकाल, ये दोनों चीज़ें राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। कार्यकाल सभी का 3 वर्ष होता है। राष्ट्रपति समय समय पर इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो इनका कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है, वो है 3 वर्ष। और इनको जो है दूसरी बार भी बनाया जा सकता है, 2 कार्यकाल के लिए इनको बनाया जा सकता है, 3-3 वर्ष के लिए। तो नियुक्ति के संदर्भ में चाहे वो यहाँ हो और चाहे यहाँ, दोनों जगह राष्ट्रपति को ही पावर दी गई है। राष्ट्रपति करते हैं, सेवा शर्तें, कार्यकाल भी राष्ट्रपति तय करते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, उसके समकक्ष है ये। और जो उपाध्यक्ष है वो राज्य मंत्री के लिए जो है समकक्ष दर्जा प्राप्त करता है। और जो मेंबर होते हैं वो सचिव का दर्जा प्राप्त करते हैं। ये चीज़ें भी आपको गौर करनी है कि ये जो अध्यक्ष होते हैं दोनों के, वो एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा उनको मिलता है और उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा मिलता है, राज्य मंत्री का दर्जा। और जो सदस्य होते हैं वो सचिव स्तर का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये आयोगों की संरचना है। चलिए अब बात करते हैं इनके कार्य पे। तो कार्य अब हम अलग अलग देख लेंगे, बाकी चीज़ें हमने साथ में पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हम जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके कार्य को देखेंगे।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के कार्य एवं पावर्स उसके क्या हैं, शक्तियाँ, इस पे बात करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप जानते ही हैं कि ये आयोग जो है वो अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। उनके अगर हितों का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायतें भी रिसीव करता है। इसके पास जो है दीवानी न्यायालय की पावर्स होती हैं, यानी शिकायतों की सुनवाई भी कर सकता है, समन जारी कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है, शपथ पत्र ले सकता है। न्यायालय की पावर है इसके पास, सिविल न्यायालय की पावर है। और यहाँ पे याचिका जो है उन मामलों की डाली जा सकती है जो किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ में सरकार की सभी योजनाएं जो बनती हैं, जहां भी SC के हित हों, चाहे वो संविधान में वर्णित कोई प्रावधान हो, चाहे वो सरकार के द्वारा कोई विधि बनाई जा रही हो संसद या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा, उसमें SC के हितों के संबंध में कोई बात हो, या कोई आदेश हो जिसमें SC के हितों से संबंध में कोई बातचीत हो, यानी कि वो सभी चीज़ें जहाँ पर अनुसूचित जाति के हितों से संबंधित कोई भी बात है, वहाँ पर ये निगरानी कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और सरकार को इनसे संबंधित योजनाएं बनाने में सिफारिशें दे सकते हैं कि क्या क्या SC के कल्याण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए क्या किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड ये सलाह दे सकते हैं। और राष्ट्रपति अगर अनुसूचित जाति से रिलेटेड कोई अन्य कार्य इनको सौंपते हैं तो वो भी ये करेंगे। तो कार्य बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा उसे लिखने के तौर पे अरेंज करना है। तो एक चीज़ पहले आप ये देख लीजिए, ये राष्ट्रीय हैं, सभी राष्ट्रीय हैं। इसका मतलब है राज्य स्तर पर इन्हें अलग से गठित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हैं तो राज्य में फिर से अनुसूचित जाति आयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये राज्य के लिए और सेंटर के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, आप याद रखेंगे। चाहे तो आप इसे नोट भी कर लें कि अलग से राज्यों में आयोग नहीं बनाया जाता है, एक ही पूरे देश के लिए कार्य करता है। तो देखिए, चाहे वो देखो, इसको सरल भाषा में आप लिखें, संविधान द्वारा SC के लिए जो भी संरक्षण दिया गया है, संरक्षण का मतलब है कि संविधान में इनके हित के संबंध में जो भी बात की गई है, संविधान द्वारा SC के लिए संरक्षण के जो भी प्रावधान हैं, प्रावधानों की निगरानी ये करते हैं, निगरानी एवं मूल्यांकन भी करते हैं कि उसके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो इसकी निगरानी करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। सरकार जो भी कदम उठाती है, चाहे वो विधि बना के ला रही हो या कोई आदेश के द्वारा ला रही हो, सरकार अगर कोई भी कदम उठाती है उसमें अगर SC के हित प्रभावित होते हैं या उनके हित से संबंधित कोई बात है तो उस पर जो है ये अपना सिफारिशें देते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, कार्य जो क्रियान्वयन है उसकी समीक्षा करते हैं। तो सरकार द्वारा SC के संदर्भ में उठाए गए सभी कदमों की समीक्षा करते हैं, समीक्षा एवं निगरानी तथा मूल्यांकन करते हैं, यानी कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, SC के हित की बात जो की गई थी वो किस स्तर तक पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मूल्यांकन करते हैं। योजनाएं, अगर सरकार योजनाएं बनाती है तो योजना बनाने में SC के हितों के संदर्भ में भागीदारी करना एवं सिफारिशें देना। देखिए, बहुत क्लिष्ट भाषा का नहीं आपको यूज़ करना है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। देखो, संविधान में SC, अब देखिए अभी जब हम ST का पढ़ेंगे बिल्कुल 2 कॉपी यही चीज़ आपको लिखनी, बस SC की जगह ST ले आना है।
संविधान में एससी के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, अभी हमने आपको शुरू में बताया, तो उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सीटों का आरक्षण दिया गया तो आरक्षण दिया जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ लिखा ही लिखा है। यानी संविधान द्वारा जो भी प्रदत्त संरक्षण है उनका निगरानी करना, मूल्यांकन करना। विकास के लिए सरकार कोई भी कदम उठा रही है, योजनाएं बना रही है, कोई एक्ट ला रही है या किसी एक्ट को समाप्त कर रही है, किसी योजना को हटा, उससे अगर एससी के हित प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी समीक्षा करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। योजना बनाई जा रही है तो उसमें हितों के लिए भागीदारी करना और अपनी सिफारिशें देना, ये सब इनके कार्य हैं। और एक सबसे बड़ा कार्य है कि एससी के हितों के उल्लंघन के संदर्भ में शिकायतों की सुनवाई ये कर सकते हैं। एससी के हितों के उल्लंघन, अगर कहीं पे उल्लंघन होता है, की शिकायतें लेना, शिकायतें सुनना, और इस संदर्भ में इन्हें दीवानी न्यायालय की पावर दी गई है। यानी यहाँ पे याचिकाएं आ सकती हैं, तो इनके पास में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। अब ये शक्तियाँ क्या हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अलग किसी न्यायालय में अगर कोई मामला पहुंचा है, वहाँ विचाराधीन है तो नहीं, फ्रेश, तो यहाँ पे ये संबंध दे के बुला सकते हैं, किसी को गवाह को ला सकते हैं, उनके शपथ पत्र ले सकते हैं, उनकी बातों की जांच कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, और किसी विभाग से कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, किसी अधिकारी को बुलाना है, तो इस तरह के समन जारी करके लोगों को बुला सकते हैं, मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये न्याय का भी काम करते हैं इस संदर्भ में। अब ये सब के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा जो है, राष्ट्रपति कोई और कार्य भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो है एससी के संबंध में सौंपे गए कार्य, राष्ट्रपति कोई कार्य अगर सौंप देते हैं जो इससे रिलेटेड है, तो वो भी इस आयोग को करना होगा। तो बहुत इजी है, ये हैं इनके कार्य। अब ये रिपोर्ट देते हैं अपनी, जो है साल में एक बार राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, और यदि आवश्यक हो तो 1 साल से पहले भी दे सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है किसको देते हैं अपनी, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अपना प्रतिवेदन किससे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। जो एनसीएससी है वो अपना प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, वर्ष में एक बार अपनी रिपोर्ट ज़रूर ही देते हैं। इससे यानी कि आवश्यकता हो तो पहले भी दे सकते हैं, ऐसा कोई शर्त नहीं, लेकिन एक बार तो ज़रूर ही देंगे। ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है इनके प्रतिवेदन को संबंधित राज्यों में भी भेजता है, राज्यपाल के पास में। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ केंद्र के लिए काम कर रहे हैं। हमने बताया अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय आयोग है, ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कार्य करता है। तो स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी अपनी मशविरा देते हैं। तो संबंधित जिन जिन राज्यों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास में भी भेजते हैं, और वो वहाँ के विधानसभाओं में रखी जाती हैं। उसमें जो सिफारिशें दी हों, हमने बताया ना कि ये सिफारिश देते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो जो भी सिफारिशें देते हैं उनको विधानमंडल जो है वो स्वीकार करता है या फिर अस्वीकार करता है। अगर स्वीकार कर लिया तो सो गुड है, अगर अस्वीकार कर देते हैं किसी सिफारिश को तो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि क्यों अस्वीकार किया, इसके पीछे क्या वजह हैं, उसका ज्ञापन देना पड़ता है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए या नोट डाउन कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति संबंधित राज्यों का मतलब है जिस राज्य से रिलेटेड मुद्दा है को भी वहाँ के राज्यपाल को ये रिपोर्ट भेजते हैं, और राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है, विधानसभा में। तो ये हो गई इनकी रिपोर्ट। तो बस इतना ही इसके कार्य और शक्तियों के संदर्भ में आपको जानना है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके कार्य क्या हैं। तो हमने जैसा आपको बताया बिल्कुल सेम यही कार्य उनको भी आपको कॉपी कर देने हैं। देखिए NCST के कार्य, पहली वही बात है जो हमने बताई कि संविधान की बात कर लें आप, कि संविधान
तथा अन्य भी चीज़ें हमने बताई आपको, वो भी लिख लें। संविधान तथा अन्य विधि जो उस समय तत्समय लागू हो, जिस समय की बात है उस समय जो भी विधियां लागू हैं, संविधान हो या अन्य विधि हो या आदेश हो, आदेश में एसटी से संबंधित, एसटी से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, संबंधित विषयों जो भी उसमें एसटी की बात की जा रही है या जो भी प्रावधान है उससे एसटी के हित प्रभावित हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसका शेड्यूल कास्ट से जो है शेड्यूल ट्राइब से लेना देना है, अनुसूचित जनजाति से अगर उस मुद्दे का लेना देना है, तो वो सभी विषय, चाहे वो संविधान के हों, चाहे वो किसी एक्ट में लाए जा रहे हों, चाहे वो किसी आदेश के द्वारा लाए जा रहे हों, अगर उसका एसटी से कोई संबंध है तो उन सभी विषयों की जांच पड़ताल ये कर सकते हैं कि आप जांच पड़ताल करिए भाई, आपके कोई हित इसमें प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। आप जो भी कहना चाहें अपनी बात, जांच पड़ताल करना, निगरानी करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप निगरानी कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात आप कह सकते हैं। तथा जो भी क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि जो भी एक्शन लिया जा सकता है, उस क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, ये सब इनका कार्य है। यानी कोई एक्ट लाया गया, उसके तहत कोई कार्य कहा गया जिसमें एसटी का कुछ लेना देना है, उसका क्रियान्वयन किया गया, तो उसका वो मूल्यांकन करते हैं कि सही स्तर पे कार्य हो रहा है कि नहीं, धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। तो ये सब कुछ कार्य, यही कार्य एसटी और एससी दोनों में समान है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसमें, चाहे वो विधि हो, चाहे आदेश हो, चाहे संविधान हो, उन सब में अगर लेना देना है कुछ भी एसटी का, तो उससे संबंधित ये जांच पड़ताल, समीक्षा, निगरानी, क्रियान्वयन सब कुछ ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम जैसे उसमें बताए थे कि एसटी के संदर्भ में, एसटी के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की निगरानी करना, सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की समीक्षा एवं सिफारिशें देना, ये जो है इनका कार्य है। अब एसटी से रिलेटेड योजनाएं भी बनेंगी, जैसे अभी एससी में देखा था, अगर सरकार कोई योजना बना रही है उसमें एसटी के हित हैं, एसटी के हित प्रभावित हो रहे हैं या एसटी से रिलेटेड कोई योजना है, तो उसमें भागीदारी करना और उसमें अपनी सलाह देना, सिफारिशें देना। यानी कि योजनाओं में जो भी योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं में एसटी के संदर्भ में भागीदारी करना एवं सलाह देना, ये इनका कार्य है। और क्या कार्य है? राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य। उससे पहले जो एक और प्रमुख कार्य है, जैसे हमने एससी में देखा था कि शिकायतें सुनना, एसटी से रिलेटेड अगर कोई उल्लंघन हो रहा है, अहित हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई शिकायत है तो वह न्यायालय में तो जा ही सकती है, ये भी सुन सकते हैं, ये आयोग भी जो है वह सुन सकता है। तो एसटी के हितों से संबंधित, हितों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें सुनना। अब ये तो एक प्रकार से न्यायिक काम हो जाएगा, तो इसमें जो है इनको सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं, इनको जो है दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। यानी कि सम्मन देना, गवाहों को बुलाना, शपथ पत्र लेना, किसी विभाग से डॉक्यूमेंट मंगवाना, किसी को हाजिर होना, जांच पड़ताल करवाना, ये सब काम ये आदेश देके करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कार्य क्या देख रहे हो? कार्य बिल्कुल उसी जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के एक जैसे ही हैं, ये हैं। और बाकी एक आप लिखोगे कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य, राष्ट्रपति द्वारा एसटी के संदर्भ में सौंपे गए कार्य, इससे रिलेटेड और भी कार्य सौंपे जा सकते हैं, वो भी आपको करना होगा। तो एक बार इनके कार्यों में विस्तार किया गया है 2005 में।
तो उनको भी आप देख लीजिए। 2005 में जो है 2005 में अन्य कार्य सौंपे गए, अन्य कार्य सौंपे गए। देखो ये तो इनके इतने पारंपरिक कार्य हैं ही, इतने तो आपको करना है, लेकिन कुछ कार्य राष्ट्रपति आपको सौंप सकते हैं स्पेशली कह करके कि ये काम आप करो। तो कुछ कार्य इनको 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित किए गए कि आपको ये भी करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हैं? इन्होंने कुछ इनको टारगेट दिए कि ये कार्य आप करिए जनजातियों के कल्याण के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो लघु वन उपज हैं, लघु वन उपज पर एसटी का अधिकार होना चाहिए, इसकी आप पूरा व्यवस्था करें। देखें कि जो लघु वन उपज का मतलब है, देखो वन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वनों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन पर एसटी का अधिकार होना चाहिए। छोटी चीज़ें, लघु चीज़ों की बात हो रही है, ऐसा नहीं पूरा पूरा वन उड़ा ले गए। तो लघु वन की जो उपज है उस पर एसटी का अधिकार होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि इन क्षेत्रों में अगर कोई खनिज संसाधन है या जल संसाधन है तो उन पर भी कानून के अनुसार उन पर भी एसटी को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उसकी भी आप पूरा व्यवस्था करें। तो कानूनन यानी कानून के अधीन खनिज संसाधन या जल संसाधन, खनिज एवं जल संसाधन पर इनका हक है, तो वो भी इनको मिलने चाहिए। दूसरा का देखिए एससी एसटी जो होते हैं वो जो एसटी होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब है कि एक जगह खेती किया वन साफ करके और फिर वहाँ पर एक दो फसल लिया, उसके बाद जब वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई तो दूसरी जगह वन काट के नया खेत साफ़ किया। तो इस तरह क्या होता है, वन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं झूम खेती। तो झूम खेती को जो है सीमित किया जाए, यानी इसको कम किया जाए, ये भी आप इसके लिए जो है प्रयास करें, उपाय करें। तो झूम कृषि, झूम खेती को कम करें, इसके उपाय करें। देखो सहायता एवं पुनर्वास, सहायता एवं पुनर्वास, देखो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं सरकार की, विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे बांध है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी कारखाना लग रहा है, फैक्ट्री लग रही है, तो उसके लिए क्या होता है, ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। अब एक डैम बना रहे हैं तो डैम के नीचे तमाम गांव उजड़ जाते हैं। तो अक्सर ये सब चीज़ें उन क्षेत्रों में होती हैं, वहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती हैं जंगली क्षेत्रों में, तो वो क्या होते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं, तो उनको हेल्प करें और उनको पुनर्वास यानी उनको फिर से अगली जगह बसाने में सहयोग करें। ये भी जो है इस आयोग का कार्य होगा। ये सब 2005 से डिसाइड किए गए हैं। और देखिए जो पेसा एक्ट था 1996 में, पेसा एक्ट 1996 का पालन कराएं। पेसा एक्ट क्या था, हमने आपको जब पंचायती राज पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो पंचायत है वो पंचायत का एक्सटेंशन किया जाएगा शेड्यूल एरियाज़ में। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज़ एक्ट, पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तार करने के लिए 1996 में एक एक्ट लाया गया था कि वहाँ पर भी ये सिस्टम कायम किया जाए। तो इसको अच्छे से करवाने के लिए उपाय करना, ये भी जो है इनका कार्य होगा। तो इस तरह से अनुसूचित जो जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग हैं वो अब 2004 से अलग अलग कार्य कर रहे हैं और उनके इस तरह से कार्य हैं। तो इस क्लास में हमने इन दो आयोगों के विषय में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग हैं, जो अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहले इसको संविधिक निकाय बनाया गया था, अब यह भी जो है आर्टिकल 338B के तहत एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है। तो इसके विषय में भी जानेंगे और शुरुआत में देखेंगे किस प्रकार से काका कालेलकर आयोग बना था पहले पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद मंडल कमीशन बना था जो बहुत फेमस है, जिसने 27% आरक्षण की बात की थी। और फिर किस प्रकार से एक संविधिक निकाय बना और उसके बाद में एक संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन करके तैयार हुआ। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।